हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने उस दिन टॉपिक किया था बुक बिल्डिंग। आज हम मैंने उस दिन थोड़ा बहुत आपको बता भी दिया था कि बुक बिल्डिंग की जो प्रोसेस है वो कैसे होती है, लेकिन आज थोड़ा बहुत और हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि बुक बिल्डिंग के अंदर जो प्रॉपर प्रोसेस है, उसका प्रॉपर प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वन बाय वन वो कैसे आपको दिए हुए हैं। अब देखिए, इसमें लीड बुक रनर्स सबसे पहली चीज़ कि जो आपकी बुक बिल्डिंग होती है उसमें सबसे पहले जो आपका एक बैंक होना चाहिए, एक रनर होना चाहिए जिसके थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह को, ये जो आपकी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस होती है उनका आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो क्या कहता है ये कि द इशूअर शैल अपॉइंटेड वन और द मोर मर्चेंट बैंकर्स एज अ बुक रनर एंड देयर नेम्स शैल बी डिस्क्लोज इन द ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। और उनके नाम भी आपको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर। एंड देयर शैल बी ओनली वन लीड बुक रनर एंड अदर्स मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंटेड। मीन एक होता है बेसिक जो आपका होगा, सिर्फ वो एक होगा, उससे अलग जितने भी आपके होंगे वो क्या होंगे, आपके वो बाकी के जो होंगे वो मर्चेंट बैंकर एज अ अपॉइंट किए जाएंगे। जो मेन होगा वो एक ही होगा आपका। एंड इफ एनी शेल आइदर टू बी को बुक रनर्स और द सिंडिकेट मेंबर्स। बाकी को हम को बुक रनर भी बोल सकते हैं और आप उसको एज अ सिंडिकेट मेंबर भी बोल सकते हैं। अब बात आती है सिंडिकेट मेंबर्स क्या आते हैं। जो बुक रनर होता है, जो एक बुक रनर होता है, जो मेन होता है, उसको छोड़कर बाकी के जितने भी आते हैं वो बुक रनर्स होते हैं, वो सारे सिंडिकेट मेंबर भी होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है अंडर राइटिंग। लीड बुक रनर जो होता है या जो को बुक रनर होते हैं, जितने भी आपके रनर हो गए, ऊपर हो गए, ये वाले हो गए, तो कहता है शैल बी कंपल्सरी अंडर रिटन द इशू एंड द सिंडिकेट मेंबर शैल बी सब अंडर रिटन विद द लीड बुक रनर्स को रनर्स। वो कहता है उनको एक कंपल्सरी जो है वो क्या करना पड़ता है, अंडर राइट करना पड़ता है कि इतना आपका इशू पर अंडर राइट है। वो कहता है वो डिटेल जो है फाइनली जो अंडर राइट की डिटेल्स होती हैं वो एक्चुअल नंबर्स ऑफ शेयर्स आपने कितने लिए हैं, क्या प्रोस्पेक्टस पे इशू डेट है, क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, वो सारी चीज़ें आपकी अंडर रिटन के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तीसरी वो कहता है एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। आपका एग्रीमेंट होना चाहिए स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। मीन आप ये इशू करने वाले हैं, इसके रिलेटेड आपका एग्रीमेंट जो है वन या मोर स्टॉक एक्सचेंज में आपका होना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम ऑनलाइन होना ज़रूरी है आपकी सिक्योरिटीज़ का। उसके बाद फिर आपका फिफ्थ आता है अपॉइंटमेंट ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर एज अ बिल्डिंग कलेक्शन सेंटर। वो कहता है जो आपके बुक रनर्स होते हैं, सिंडिकेट मेंबर शैल बी अपॉइंटेड एज अ स्टॉक ब्रोकर हु आर मेंबर्स ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड विद द बोर्ड। वो कहता है जो आपके सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं वो, और जो आपके बाकी के मेंबर्स होते हैं स्टॉक बुक, जो भी आपके स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्सचेंज वो अपॉइंट किए जाते हैं एंड दे विल बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग द बिड। वो बिड्स वगैरह लगाते हैं, बोलियां लगाते हैं, एप्लीकेशंस देते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, इशू वगैरह होता है, या कोई भी आपकी इंश्योरेंस देते हैं स्टॉक एक्सचेंज को कि आपको आखिर में शेयर्स वगैरह इशू किए जाएंगे। वो सारी एश्योरेंस वगैरह भी आपको इन्हीं के थ्रू मिलती है। उसके बाद है प्राइस नोट टू बी डिस्क्लोज इन द रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में जो फाइनल, क्योंकि देखो आपकी क्या होती है, बोलियां लगती हैं। अब बोली में क्या होता है, दो प्राइस होते हैं, एक होता है आपका फ्लोर प्राइस और एक होता है ऊपर का प्राइस। वो कहते हैं एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस। ठीक है, मिनिमम प्राइस जो होता है वो और मैक्सिमम दोनों के बीच का जो प्राइस होता है वो आप इसका फाइनल करते हैं अपने शेयर का। लेकिन वो कहता है रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आप कोई भी प्राइस फिक्स नहीं कर देते। ठीक है, आप एक मैक्सिमम और मिनिमम जो रेट है वो सिर्फ फिक्स कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो आपका एक्चुअल प्राइस होगा शेयर का वो आपकी जब बोली लग जाती है उसके बाद फाइनल किया जाता है। Where the issue size is specified, the red herring prospectus may not be contain the price and number of the specified security। ना तो आपका इसमें प्राइस डिस्कस होता है और ना ही आपकी सिक्योरिटीज डिस्कस होती हैं कि कितना आप इस पर इशू करेंगे। फ्लोर प्राइस और द प्राइस बैंड। फ्लोर प्राइस क्या होता है, मिनिमम प्राइस। वो कहता है द इशू में बी मेंशन द फ्लोर प्राइस और द प्राइस बैंड इन द रेड हेयरिंग। सिर्फ इसमें क्या होता है आपका फ्लोर प्राइस और आपका अपर प्राइस मीन मिनिमम प्राइस और जो आपका मैक्सिमम प्राइस है सिर्फ वो फिक्स किए जाते हैं इसके अंदर। इसके अलावा आपका कुछ नहीं, और इन्हीं के बीच में आपका इशू होता है। वेयर द इशूअर ought not to making the disclose the price band and the floor price in the red herring prospectus, the following shall also be disclosed in red herring। वो कहता है जहाँ पर आपकी ऑप्शन नहीं होती वहाँ पर फिर आप इसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में आप इसको शो कर सकते हैं। उसके बाद वो कहता है ए स्टेटमेंट that the floor price or the price band as the case may shall be disclosed a list to
वर्किंग डेज, 2 वर्किंग डेज में आप पब्लिकली इनिशियली पब्लिक को जब ऑफर करते हैं उस 2 वर्किंग डेज में जैसे ही आपकी बिड खत्म हो जाती है, आप फ्लोर और प्राइस को और जो मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस है उसको आप क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं ओपनिंग ऑफ द बिड के, बिफोर द ओपनिंग ऑफ द बिड। ठीक है, वेयर द इशूअर डिसाइड टू ऑफ द प्राइस बैंड इंस्टेड ऑफ द फ्लोर प्राइस। अगर आप प्राइस बैंड को जो है ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं कि फ्लोर प्राइस पर ही हो, तो ऑल्सो भी इंश्योर द कंप्लायंस विद द फॉलोइंग कंडीशन। कौन सी होनी चाहिए, द कैप ऑफ द प्राइस बैंड शैल नॉट मोर देन 20% ऑफ द फ्लोर, 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मीन अगर उससे पहले आप इशू कर रहे हैं, कहने का मतलब है आपने बोली नहीं लगी, बोली लगने से पहले अगर आप अपनी रेड हेयर प्रोस्पेक्टस के अंदर अगर अपने शेयर्स का प्राइस अगर डिसाइड कर रहे हैं, तो जो आपके शेयर का प्राइस है वो आपका 20% जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड द प्राइस बैंड कैन बी रिवाइज ड्यूरिंग द बिडिंग पीरियड इन द विच केस, अगर आप फिर रिवाइज भी करना चाहते हैं तो वो भी आपका 20% से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो आपका शेयर्स था, आपके शेयर्स के 20 रुपये और 50 रुपये, ये आपका मिनिमम प्राइस था, ये मैक्सिमम इसके बीच में है। लेकिन आप क्या करते हैं, आप 20 जो मिनिमम प्राइस है इसका 20% हो गया आपका 4 रुपये, मीन 24 मान लो आप इशू कर देते हैं। ठीक है, तो कहता है मान लो आपके पास जब शेयर्स की बोली लगती है तो मैक्सिमम बोली आपकी 40 और 50 के बीच में आ जाती है। आपको ये लगता है कि आपके शेयर्स के प्राइसेस तो 40 और 50 के बीच में होने चाहिए, लेकिन आप मैक्सिमम 24 फिक्स करके बैठे हैं कि 24, क्योंकि आपने क्या किया कि जो आपकी बिड थी, बिड के ओपन होने से पहले आपने क्या कर दिया, इशू प्राइस को डिस्क्लोज कर दिया। तो इशू प्राइस जो डिस्क्लोज किया वो आपका मिनिमम जो फ्लोर प्राइस होता है या मिनिमम जो प्राइस होता है उसके 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो कहता है इसमें भी आप 20% की और बढ़ोतरी कर सकते हैं, मीन 24 का 20 मीन 2 रुपये 40 पैसे और बढ़ा सकते हैं। 2.40 बढ़ाते ये हो जाएगा 26 रुपये 40 पैसे। इसीलिए वो कहता है ये होता है ओपन मार्केट ऑप्शन और ये होता है बुक बिल्डिंग ऑप्शन। इसलिए बुक बिल्डिंग ऑप्शन को ही अडॉप्ट करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। उससे हमें एक्चुअल में अपने शेयर्स की वैल्यू का पता चल जाता है कि हमारे शेयर्स की एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। नेक्स्ट वो कहता है द मैनर्स एंड द contents of the application cum bidding from the revision application cum bidding from shall be specified by the board through circulator। वो कहता है उसके बाद सारे के सारे कंटेंट्स और एप्लीकेशंस को सर्कुलेट कर दिया जाता है, जितने भी आपके बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं और जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई किया होता है। अब आती है एंकर इन्वेस्टर्स। अब एंकर इन्वेस्टर्स किस तरीके से वो करते हैं वो 1 by 1 हम इन स्टेप्स में पढ़ेंगे। वो कहता है एंकर इन्वेस्टर शैल मेक द एप्लीकेशन ऑफ द वैल्यू एटलीस्ट 10 करोड़ इन द पब्लिक इशू। वो कहता है जो आपके एंकर होता है, इन्वेस्टर होता है, वो 10 करोड़ से मतलब अपनी एप्लीकेशंस की वैल्यू जो है वो कम से कम 10 करोड़ से शुरू करता है। एलोकेशन ऑफ एंकर इन्वेस्टमेंट शैल बी डिस्क्रिशनरी बेसिस ऑन द सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। कैसे होता है वो 10 करोड़ कैसे डिवाइड करेगा, वो कहता है मैक्सिमम 2 सच इन्वेस्टर शैल बी परमिटेड फॉर द एलोकेशन अप टू 10 करोड़। 2 ही आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। अभी आपने इससे पहले पढ़ा था ना, जो कि सिंडिकेट मेंबर्स होते हैं और एक लीड बैंकर्स होता है, तो वही चीज़ इसके अंदर है बेटा, कि जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं और जो लीड बैंकर्स होते हैं वही चीज़ इसके अंदर है कि वही जो है 2 इन्वेस्टर्स होते हैं, वो 2 इन्वेस्टर आपके 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते, मीन 2 मेंबर्स जो होते हैं वो आपके इन्वेस्टर्स होंगे। उसके बाद कहते हैं मिनिमम 2 और द मैक्सिमम 15 सच इन्वेस्टर शैल परमिट फॉर द एलोकेशंस अबाउट 10 करोड़। और मतलब अगर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर की बात हो, मिनिमम तो 2 की बात होती है और मैक्सिमम 15 की बात होती है। इससे ज़्यादा मेंबर्स आपके नहीं होते, परमिशन नहीं होती आप अपने शेयर्स को एलोकेट कर सकें। इन द केस ऑफ एलोकेशन अगर आपका 250 करोड़ से ज़्यादा है तो उस केस में आपके मेंबर्स जो हैं वो 5 और मैक्सिमम जो है वो 15 हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका एलोकेशन 250 से भी ज़्यादा हो जाता है तो एडिशनल आप सच इन्वेस्टर 10 इन्वेस्टर्स और ले सकते हैं। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 250, यहाँ थी बात 10 करोड़ की, 10 करोड़ होती है तो 2 और 15 की बात, लेकिन अगर 250 करोड़ हो जाती है तो आप 5 और 15 की बात करेंगे। लेकिन अगर 250 करोड़ और उसके अलावा आप एडिशनल और भी करना चाहते हैं तो उस केस में 10 और इन्वेस्टर्स आप हर एडिशनल पार्ट पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और एडिशनल पार्ट कितना, 5 करोड़, आगे समझ। उसके बाद वो कहता है अप टू 60% ऑफ द पोर्शन अवेलेबल फॉर एलोकेशन टू द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर शैल बी अवेलेबल टू द एंकर इन्वेस्टर फॉर एलोकेशंस एंड अलॉटमेंट। वो कहता है 60% ही सिर्फ आप अवेलेबल करा सकते हैं एलोकेशंस के लिए। जो आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं उनको आप सिर्फ 60% तक ही शेयर्स का परमिशन दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1/3 ऑफ द एंकर इन्वेस्टर
पोर्शन शैल बी रिजर्व्ड फॉर डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के लिए। बाकी वो कहता है 1/3, क्योंकि 60 कर दिया तो 1/3 40, मतलब उसका जो बचा हुआ जो 40 बचता है उसका 1/3 जो होता है एंकर इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं उसको एज अ रिजर्व में रखकर या एज अ म्यूचुअल फंड वगैरह में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कि द बिडिंग्स फॉर द एंकर इन्वेस्टर शैल ओपन 1 day बिफोर द इशू ओपनिंग डे। और जो आपकी एक्चुअल में बिडिंग होती है वो आपकी 1 दिन के बाद ही शुरू होती है। मीन जो आपकी एक्चुअल की बिडिंग है वो आपकी जैसे ही आपका ख़त्म होता है उसके 1 दिन बाद शुरू